हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, खबर आई कि सैफ अली खान, जो कि बॉलीवुड के स्टार हैं, उनकी 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति सील की जा सकती है, जब्त की जा सकती है। करेगा कौन? भारत सरकार। 15,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको पता है। लेकिन सवाल है कि इनकी संपत्ति क्यों सीज की जा रही है। इनकी संपत्ति सीज की जाएगी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, यानी शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत। इनके पास ये जो 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, ये दरअसल शत्रु संपत्ति के कैटेगरी में आता है। सवाल है कि ऐसा क्यों भाई? भारत के बॉलीवुड स्टार हैं, आपको पता है, भारत के ही नागरिक हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति कैसे हो गई? आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले 2024 में परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी जो पूर्वजों की संपत्ति यूपी में थी, उसको भी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ऑक्शन किया गया था, नीलाम किया गया था। तो हमें यह पूरी बात समझनी होगी कि चलिए, परवेज मुशर्रफ तो सुनते ही समझ में आता है कि उनके पूर्वजों की संपत्ति शत्रु संपत्ति होगी, लेकिन सैफ अली खान की संपत्ति कैसे पूर्वजों की उनकी संपत्ति हो गई शत्रु संपत्ति? तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा, बैकग्राउंड समझना होगा कायदे से। आइए बैकग्राउंड में देखते हैं। देखिए, सैफ अली खान जो है वो नवाब खानदान से बिलोंग करते हैं, अपनी माता की तरफ से भी और पिता की तरफ से भी। अगर माता की तरफ से भी बात करें तो भोपाल के जो आखिरी नवाब हुए हमीदुल्ला खान, उनके ये ग्रेट ग्रैंडसन हैं। ये हैं भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान की दो बेटियां हुई। पहली बेटी चली गई पाकिस्तान और पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। दूसरी बेटी थी साजिदा सुल्तान, जो सैफ अली खान की ग्रैंड मदर हैं। कैसे ग्रैंड मदर हुई भाई? साजिदा सुल्तान, जो कि भोपाल के नवाब की दूसरी बेटी थी, उन्होंने शादी की इफ्तिकार अली खान से पटौदी राजघराने में। पटौदी राजघराना मतलब हो गया हरियाणा। तो हरियाणा के पटौदी राजघराना के अंतिम शासक थे इफ्तिकार अली खान, उनसे साजिदा सुल्तान की शादी हो गई। तो भोपाल की तरफ से हो गया भाई कि भोपाल के आखिरी नवाब की दूसरी बेटी की शादी हो गई पटौदी राजघराने के अंतिम शासक इफ्तिकार अली खान से। दोनों ही नवाब घराना है। और जो साजिदा सुल्तान है वो ग्रैंड मदर है सैफ अली खान की। अब भोपाल के नवाब की सारी संपत्ति साजिदा सुल्तान को मिली। क्यों मिली? इसलिए मिली क्योंकि पहली बेटी तो पाकिस्तान चली गई थी और पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी, तो ऑब्वियसली वो माइग्रेट हो गई। तो जो वारिस असली बची वो है सैफ अली खान की दादी, ठीक है, जिनको सारी संपत्ति मिली साजिदा सुल्तान को। नवाब की पहली बेटी आबिदा सुल्तान थी, जो पाकिस्तान चली गई विभाजन के बाद, तो उनका तो कोई संपत्ति पर हक खत्म ही हो गया। भोपाल में इनके पास बहुत सारी संपत्ति है। अब समझ रहे हैं आप पूरी बात को कि भोपाल के अंतिम नवाब के बेटी के ग्रैंडसन हैं सैफ अली खान, तो इनको इस रूट से भोपाल के नवाब की सारी संपत्ति मिली। इनके पास भोपाल में नूर अस सबा पैलेस है, जो आज के डेट में एक 5 स्टार होटल है, ग्रैंड होटल है। फ्लैग स्टाफ हाउस है, महल हैं, शाही बंगले हैं, बहुत सारी संपत्ति है। 15,000 करोड़, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संपत्ति है। अब सवाल है कि भाई ये संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम के दायरे में कैसे आया? ये मामला आया कैसे? 2014 में भारत सरकार ने इनको नोटिस जारी किया सैफ अली खान को कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत, ये भोपाल शासक की संपत्ति पर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 लागू होता है। इसलिए क्योंकि इनकी जो असली वारिस थी पहली बेटी, वो पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान जाकर उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। इसलिए भोपाल के अंतिम शासक की संपत्ति पर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 लागू होता है, यानी ये जो संपत्ति है ये शत्रु संपत्ति है जो आपके पास है। तो हमीदुल्ला खान की जो पहली बेटी वारिस थी वो उन्हीं की संपत्ति होती। इसलिए सरकार ने कहा कि ये शत्रु संपत्ति है, क्योंकि अब वो चली गई और इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन है कि कोई भी अगर पाकिस्तान चला गया, चीन चला गया, तो फिर वहां की नागरिकता लेने पर उसकी संपत्ति यहां शत्रु संपत्ति घोषित हो जाती है। हम देखेंगे कि इस एक्ट के क्या प्रोविजन है। लेकिन 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो सरकार ने साजिदा सुल्तान को यह सारी संपत्ति ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। और जब यह मामला कोर्ट में गया, जब 2014 में सरकार ने कहा कि भाई आपकी संपत्ति शत्रु संपत्ति के तहत सीज की जाएगी, तो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जब गया तो 1962 में भारत सरकार के फैसले से अवगत कराया सैफ अली खान ने कि साजिदा सुल्तान को संपत्ति ट्रांसफर करने का नोटिस दिया गया था, और उस पर उस समय की सरकार बिल्कुल सहमत थी कि बिल्कुल यही वारिस है, इनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। इस आधार पर उस समय मामला रफा दफा हो गया। कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2014 के बाद आज जाकर 2024 में हाईकोर्ट ने इस मामले में फिर से जांच के दायरे में इसको डाल दिया, और इसलिए अब आप इस खबर को पढ़ रहे हैं। क्यों डाल दिया? क्योंकि 2017 में शत्रु संपत्ति अधिनियम में सरकार ने संशोधन कराया था। देखिए, हम आगे देखेंगे कि यह संशोधन क्यों कराया गया, शत्रु संपत्ति अधिनियम के प्रोविजन क्या है, ये सब आगे हम समझेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि 2017 में
पुरानी तारीख से शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन के प्रभाव को लागू किया गया और कहा गया कि कस्टोडियन, जो एक कस्टोडियन बनाया जाता है इस अधिनियम के तहत, वो कस्टोडियन शत्रु संपत्ति का कस्टोडियन होता है, संरक्षक होता है, और वही फिर उसका सेटलमेंट करता है, वही रखरखाव करता है, प्रबंधन करता है। उस कस्टोडियन ने 1962 के जो सरकार के फैसले को खारिज कर दिया और इसलिए यह मामला फिर से शत्रु संपत्ति अधिनियम के दायरे में आ गया। अब आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आगे देखेंगे अधिनियम में क्या है, लेकिन अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम पर मेरा पता है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात की सिस्टमैटिक तैयारी करने के लिए 7 जुलाई से जो बैच शुरू हुआ है सुबह 8 बजे, उसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई और 15 जुलाई तक आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अमृत लाइव कोड यूज करके काफी मिनिमम प्राइस पर आपको यह कोर्स मिल जाएगा। 9,999 रुपए से ही इनफैक्ट स्टार्ट है। हिंदी में तो है ही, इंग्लिश और इंग्लिश में भी है। 2026 के लिए तो है ही, 2027 और 28 के लिए भी है। नाम है प्रतिज्ञा बैच। एडमिशन कैसे लेना है आपको पता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, वहां सारी चीजों को पढ़िए, वहीं अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले लीजिए। अब आ जाइए कि भाई क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968। देखिए 1965 में आपको पता है वॉर हुआ था और 1962 में भी एक वॉर हुआ था। 1962 में जब वॉर हुआ चाइना के साथ, तो भारत सरकार क्या करती थी, भारत सरकार उस समय रक्षा अधिनियम के तहत रूल्स जो बने हुए थे उसके तहत उन नागरिकों, उन लोगों की संपत्तियों को जब्त कर लेती थी जो चले गए चाइना या फिर पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन 1965 में फिर वॉर हुआ। 1965 में जब युद्ध हुआ, और इस समय क्या होता है, युद्ध के समय बहुत सारे भारत से लोग पलायन करके चले जाते हैं, चीन और पाकिस्तान भी, तो उनकी संपत्ति तो यहीं पे रह गई। तो भारत ने उन व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा छोड़ी गई संपत्ति जिन्होंने 62 के भारत चीन युद्ध या 65 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्धों के बाद पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ले ली हो, उसके लिए उस संपत्ति का क्या करना है, इसके लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 लागू किया। ध्यान रखिए, पहले भी यह संपत्ति शत्रु संपत्ति सीज होती थी। कैसे? रक्षा अधिनियम, भारतीय रक्षा अधिनियम 1962 के तहत जो नियम बनाए गए थे, रूल्स बनाए गए थे, उसके तहत सरकार क्या करती थी, पाकिस्तानी नागरिकता लेने वालों की संपत्ति और कंपनियों को अधीन कर लेती थी। लेकिन अब अधिनियम बना दिया गया, एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया, एक्ट बना दिया गया, और यह एक्ट कहलाता है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968। मकसद क्या था कि जो लोग भी यहां से छोड़कर चले गए, इंडिया, पाकिस्तान और चीन की नागरिकता ले ली, उनकी संपत्ति को यहां जब्त कर लिया जाए। उसमें अचल संपत्ति भी हो सकती है, जैसे जमीन, जैसे कोई महल हो गया, कोई इमारत हो गई, और चल संपत्ति भी हो सकती है, जैसे कि शेयर में भी अगर इन्वेस्टमेंट है वो भी संपत्ति जब्त हो जाती है। अब केंद्र सरकार क्या करती है इस अधिनियम में कि एक संरक्षक रखती है। संरक्षक को कहते हैं कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, सेपी। इन संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए कस्टोडियन रख देती है। वो कस्टोडियन अलग अलग राज्यों में फैली शत्रु संपत्तियों पर अपना कब्जा रखती है। इसका मतलब इस कस्टोडियन के जरिए केंद्र सरकार इस पर अपना कब्जा रखती है, ठीक है। 2017 में संसद ने शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन करा दिया और संशोधन विधेयक 2016 के चलते हुआ, यानी 2016 का विधेयक था, 17 में जाकर लागू हुआ। यह संशोधन क्यों कराया गया, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था 2005 का। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। यह केस क्या था, भारत संघ बनाम राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान, 2005 का मामला है। देखिए ये महमूदाबाद के राजा थे, इनके पास यूपी में संपत्ति थी, ठीक है। ये चले गए पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान चले गए, इन्होंने 1957 में विभाजन के बाद इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। जब पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, इनकी संपत्ति पर सरकार ने दावा कर दिया कि भाई ये हमारे कब्जे में आ गया। इनके पुत्र और इनकी पत्नी ये इंडिया में ही रह गए थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कहा कि भाई संपत्ति का दावा मेरा है, यह संपत्ति सरकार कैसे ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही बात है, जब फैसला पुत्र के हक में इसलिए दिया कि पुत्र तो यही है, भारतीय नागरिक है, पत्नी भी भारतीय नागरिक है, वो आदमी चला गया पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन उसकी संपत्ति का वारिस क्योंकि भारतीय नागरिक है, इसलिए यह संपत्ति उसी को मिलेगी। तो इसमें यही दिया गया कि संपत्ति को शत्रु संपत्ति नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि असली वारिस तो भारत का नागरिक है। अब इस फैसले को पलटना था सरकार को, इस फैसले को न्यूट्रलाइज करना था, इसलिए सरकार ने 2017 में संशोधन किया और शत्रु की परिभाषा का विस्तार कर दिया और कहा कि भाई भले ही शत्रु का वारिस भले ही भारतीय नागरिक हो, संपत्ति का दावा नहीं कर सकता, वो संपत्ति तो सरकार जब्त करेगी। और किसी भी तरह के हस्तांतरण पर रोक लगा दिया कि 1968 के बाद जब एक्ट आया, उसके बाद से शत्रु संपत्ति का कोई हस्तांतरण मान्य नहीं होगा, ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। कि भाई अगर आपने चले गए हैं पाकिस्तान और चीन की नागरिकता ले ली है, भले ही आपके जो वारिस हैं
वो भारत के नागरिक ही क्यों ना हो, वो संपत्ति सरकार ही जब्त करेगी, वो शत्रु संपत्ति ही मानी जाएगी। संशोधन 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, यानी राजा मोहम्मद वाले केस के फैसले को रद्द करने के मकसद से लाया गया था। एक और इंपॉर्टेंट फैसला है 2024 का। यह फैसला है लखनऊ नगर निगम एवं अन्य बनाम कोहली ब्रदर्स। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई शत्रु संपत्ति का कस्टोडियन में निहित होना यह परमानेंट नहीं हो सकता, यह टेम्पररी है, अस्थायी है। हमेशा के लिए भारत सरकार इसके कस्टोडियन के तौर पर शत्रु संपत्ति को कस्टोडियन में निहित नहीं कर सकती। इसका मतलब स्वामित्व का दावा सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि उसके असली मालिक से भारत सरकार को स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं किया गया है, और सरकार को जब कोई स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित नहीं है, इसलिए उसको परमानेंट कस्टोडियन में निहित नहीं किया जा सकता। भारत सरकार को इसका मालिक नहीं माना जा सकता है। यह 2024 का केस है, और ध्यान रखिए कि अभी भी बहुत सारे केस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और हाई कोर्ट्स में लंबित हैं। ठीक है, तो अब देखना होगा कि भाई सैफ अली खान वाले मामले पर अगर मामला ऑब्वियसली जाएगा अदालत में तो कोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन अगर अभी देखें शत्रु संपत्ति का दायरा क्या है, तो 2018 में बहुत सारे शत्रु संपत्तियों को डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन 2018 के ही आंकड़ों को देखें तो देखिए सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई यहां संपत्तियां हैं, वो 9,280 संपत्तियां थी, और इसका पूरा जो वैल्यूएशन कराया गया था वो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा है शत्रु संपत्ति। इसमें सबसे ज्यादा शत्रु संपत्ति जो पाकिस्तानी नागरिकों की है वो है 4,991 उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद दिल्ली में। चीनी नागरिकों ने जो छोड़ी है संपत्तियां वो काफी कम है, 126 संपत्तियां हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा मेघालय में है, जबकि पश्चिम बंगाल में 29 संपत्तियां हैं। तो आने वाले समय में यह देखना होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला जाता है, और जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है जिसने इस मामले को एक तरीके से जांच के दायरे में ले आ दिया है, इन दोनों का रुख क्या होता है आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन आपको शत्रु संपत्ति अधिनियम के बारे में बिल्कुल जानना चाहिए, उसके संशोधन के बारे में जानना चाहिए, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए क्विज देख लेते हैं। एक शत्रु संपत्ति संशोधन और सत्यापन अधिनियम 2016 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल किया गया? शत्रु संपत्ति का दावा केवल भारतीय नागरिक कर सकते हैं। शत्रु संपत्ति के हस्तांतरण को 1968 के बाद से शून्य माना जाता है। शत्रु संपत्ति का प्रबंधन केवल राज्य सरकारें कर सकती हैं, या फिर शत्रु संपत्ति पर सिविल कोर्ट में अपील की जा सकती है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।